हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साइंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप पिछली पिछली वीडियो देख के आए होंगे, ठीक है? क्योंकि पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप जल्दी कर पाओगे। ये तो कोई बात नहीं, अगर आपने किया है तो मैं कहूंगा कि पिछली वीडियो जाके पहले आप करो, उसके बाद करना, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस के इजीली जल्दी जल्दी जवाब दे पाओ, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है? यहाँ हमने लिखा अवतल दर्पण क्या होता है या किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा रहता हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखो, ये क्या है? मेरा दर्पण है। यहाँ क्या बाहर में क्या है? पेंट किया हुआ है ना? आपको पता होगा ये क्या होता है? मेरा प्रधान अक्ष, ये मेरा पी, यहाँ पे मेरा एफ और यहाँ पे मेरा सी, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है ना, तो परावर्तन वक्र कहाँ से लौट जाती है? फोकस से क्या होती है? लौट जाती है। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल में उपयोग क्या होते हैं? गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में होते हैं, सेविंग और मेकअप में होते हैं, दंत चिकित्सा में, चिकित्सा उपकरण में होते हैं, सौर भट्टी में होते हैं, दूरबीन में होते हैं और माइक्रोस्कोप में होते हैं। मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन पर्पज से आपको ये वीडियो करवा रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड रखते हैं अपना, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अपने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि अवतल दर्पण में आप वस्तु कहाँ रखोगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपको पता होगा, है ना? अगर अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पे बनेगा। अगर सी से परे, मतलब सी से बाहर रखोगे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र पे रखोगे तो वक्ता केंद्र पर बनेगा। सी और एफ के बीच रखोगे तो सी से परे, मतलब सी और अनंत के बीच में, मतलब सी से परे मतलब सी के बाद, परे मतलब बाद, सी के बाद बनेगा। और मुख अक्ष के फोकस, मुख अक्ष मुख मुख फोकस पे रखोगे तो अनंत पर बनेगा। पी और एफ के बीच रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बाद बाकी हर एक जगह क्या बनता है? मेरा वास्तविक बनता है, साथ साथ उल्टा। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हमने अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने ऊपर गिरने वाली सभी समांतर प्रकाश की किरणें को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या करती है? सिकोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है ना? इसीलिए हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और साथ साथ याद रखेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, ठीक है? ये मेरा क्या है? ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है? पीछे साइड क्या है? मेरा पेंट किया हुआ है, ठीक है? वो समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कैसे लौटेगी? वो अभी हमने बताया, फोकस से लौट जाएगी। समांतर आएगी, फोकस से लौट जाएगी। इस समांतर आएगी, फोकस से लौट जाएगी। समांतर आएगी कोई भी प्रकाश की किरण, क्या होगी? फोकस से लौट जाएगी। देखो, ये जो बिंदु है वो हमारा क्या है? फोकस है कि नहीं? देखो, एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है ना प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अब याद रखेंगे, दो नियम, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश के परावर्तन क्या है या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी एवं पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है? देखो, ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। और ये मेरा क्या है? अभिलंब है ना? और ये जो है क्या है? आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है, ठीक है? देखो, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है? दोनों एक ही तल में है कि नहीं? इसी तल में है कि नहीं है? तो पहला आपने समझ गया होगा। दूसरा क्या है? आपतन कोण, इसे इसे हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। परावर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? एक बार ये परिभाषा सुन लो आप। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूं आप यहाँ तक समझ रहे हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है? याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। अगला मेरा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी हो जाती है अनंत, ठीक है? याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे हमने लिखा है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति नजदीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है? दृष्टि दोष के यहाँ पे हमने प्रकार लिखे हैं। पहला है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, है ना? निकट दृष्टि दोष में है, इसमें व्यक्ति पास की वस्तु को देख पाता है और दूर को नहीं, है ना? इसे अवतल लेंस से क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है, ठीक है? तो आपसे पूछेगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि दोष को किससे किया जाता है? तो उत्तल लेंस से क्या किया जाता है?
दूर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दूर दृष्टि, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु देख पाते हैं पर पास की नहीं। दूर दृष्टि है, दृष्टि दोष है तो दूर की देख पाओगे, पास की नहीं। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु को देख पाते हैं पर दूर की नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत नहीं होना। अगला है मेरा जरा जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, बुढ़ापे के कारण जब आंख की समंजन क्षमता घट जाती है तो व्यक्ति को न पास या न पास का दिखता है न दूर का, है ना। इसे दूर करने के लिए द्वितीय फोकसी लेंस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। अगला हम बढ़ते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। यहाँ पे लिखा है हमने, यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी किसी वस्तु को हमारी आंखें बिना किसी तनाव के बिल्कुल साफ साफ देख सकती है। इसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु क्या होती है, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख आंख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी अनंत होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, लिखा है यहाँ पे, हमारी आंखों के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल कर पास और दूर की वस्तुओं को क्या करता है, साफ देख पाता है। उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यह कार्य आंखों की पक्षांबी पेशियां, है ना, द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीजों को लिख लिख कर, और जितना पॉसिबल हो पाया मैंने वहां पे सब कुछ कर दिया है ना, है कि नहीं। लेकिन इसे मैं और डायग्राम बना के सब कुछ बना के एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है और उतने डिटेल आपको नहीं जाने हैं। जितने मैं बता रहा हूँ वही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। यही आपके एग्जाम में साइंस में 75 प्लस स्कोर करने के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यार देखो विद्युत धारा कहते किसे है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। कहीं भी पूछे आई बराबर, आई किसके बराबर होता है, क्यू बटा टी। ऐसा मतलब क्या हो जाता है, एम्पियर, जिसे हम ए से दिखाते हैं। तो विद्युत धारा कैसा मतलब, एम्पियर, जिसे हम ए से दिखाते हैं। यहाँ पर आई क्या है, विद्युत धारा, क्यू क्या है, विद्युत आवेश, टी क्या है, समय। तो आवेश कैसे है मतलब याद रखेंगे आप, गुलाम। समय का क्या होता है, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। धारा का तो एम्पियर होता ही है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा के प्रकार, दो प्रकार यहाँ पे लिखा है हमने। पहला लिखा है दृष्टि धारा, दूसरा लिखा है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ लिखा है दृष्टि धारा क्या होता है, ये एक ही दिशा में बहती है जैसे सेल में और बैटरी में। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा दिशा बदलती रहती है। या कि प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, दिशा बदलती रहती है, जैसे घरेलू बिजली दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है? नोट में लिखा है आपने, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एमीटर कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है एक एम्पियर को परिभाषित करें, तो आप क्या लिखोगे, यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, हम 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे हमने लिखा है विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, लिखा है किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकल धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा, एक परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हो, दो बिंदुओं के बीच प्रति कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो v बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू बट्टा क्यू। v बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बट्टा क्यू। v किसे, विभवांतर को v से दिखाते हैं, डब्ल्यू बट्टा क्यू। देखो डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य कैसा होता है, क्या होता है, जूल। आवेश का क्या, क्यू मतलब आवेश, आवेश कैसा मतलब क्या होता है, कूलम। तो जूल प्रति कूलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। वोल्ट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, मतलब एसआई मात्रक बोलते हैं। किसका, विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। या विभव बोल दे उसका वैसे मतलब क्या होता है, वोल्ट। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी वोल्ट किसके बराबर होता है, तब क्या कहोगे, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। वी क्या है यहाँ पे, विभवांतर। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, कार्य। और क्यू क्या है यहाँ पर, आवेश, विद्युत आवेश। यहाँ पे लिखा है विभवांतर मापने के लिए हम कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर उपयोग करते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर, जो पीछे हम बोल रहे हैं। लिखा है इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला लिखा है यहाँ पे विभवांतर का महत्व। विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर के कारण होती है। यदि विभवांतर शून्य हो तो धारा नहीं बहेगी। अगर विभवांतर नहीं होगा ना दो पॉइंट के बीच, धारा मेरा बहेगा ही नहीं, धारा नहीं जा पाएगा, मतलब इस साइड से उस साइड धारा मेरा क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे हम लिखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई। आर बराबर क्या हो जाता है मेरा, भी बट्टा आई, है ना। ये जो है ना, आर आर का मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। या आर क्या है, प्रतिरोध। भी क्या है यहाँ पर, विभवांतर। और आई क्या है मेरा, विद्युत धारा। ये कहाँ से आते हैं, ओम के नियम आप पढ़े होंगे। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। यहीं से अगर आप आर निकालोगे ना, भी बट्टा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यही से हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखा है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो याद रखेंगे, पहला चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा चालक
का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और यहाँ पे चालक पदार्थ पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक तार की लंबाई लिखिए, जितनी जितनी अधिक उतनी अधिक प्रतिरोध। लंबाई अगर अधिक होगी तो प्रतिरोध क्या होगी, अधिक। तार की प्रतिरोध जो होता है लंबाई का समानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी मेरा क्या होगा, घटेगा। चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा। मतलब प्रतिरोध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, ये मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, किस तरह का पदार्थ चालक तार जो है किस पदार्थ का बना है, और तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगला मेरा लिखा है शक्ति या विद्युत शक्ति। आप उसका परिभाषा लिखोगे, एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू बट्टा टी, डब्ल्यू बट्टा टी, है कि नहीं। डब्ल्यू कार्य, कार्य कैसा होता है, क्या होता है, जूल, और समय का क्या होता है, सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ये क्या है, मेरा एसआई मात्रक है। क्या है मेरा एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, शक्ति का। शक्ति का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या रखोगे आप, वाट कहोगे। याद रखेंगे भी जो होता है, भी आई के भी बराबर होता है, और पी जो होता है ना, आई स्क्वायर आर के भी बराबर होता है, वही पी जो है वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। ये आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछता है पी किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर के भी बराबर होता है, और पी जो है वी स्क्वायर बाय आर के भी बराबर होता है, और पी जो है डब्ल्यू बटे टी के भी बराबर होता है, वही पी जो है वी बराबर वी गुना आई के भी बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आए हैं, तो अब मेरा अगर फार्मूला वाला आपने अगर वीडियो देखा है, वहां पे हमने एक्सप्लेनेशन डाला है कि हमने कैसे ये सारे लाए हैं, मैंने प्रूव करके वहां पे दिखाया है। इसके लिए आप क्या करो, फार्मूला वाला वीडियो जाके देखो पहले, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इजीली क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, जो आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे क्या लिखे, कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट राशि लिखा है, उसका मात्रक लिखा है, उसका प्रतीक लिखा है, और कुछ लिखा है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसे हम सी से दिखाते हैं। आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन ई होता है कि नहीं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक एम्पियर, जिसे हम ए से दिखाते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी, पीछे आपने पढ़ा है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम वी से दिखाते हैं, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है, अभी आपने पढ़ा है जस्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे हम ऐसे करके दिखाते हैं, और आर बराबर वी बटा आई फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा। प्रतिरोधकता, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है, जिसे हम ऐसे करके लिखते हैं। आपको प्रतिरोधकता को जो है ना, रो से दिखाते हैं, रो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आर ए बटा एल। आर क्या है प्रतिरोध, ए क्या है मेरा क्षेत्रफल, एल क्या है मेरा लंबाई। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वो वाट होता है, जिसे हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, पी बराबर वी आई फॉर्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है ना, इसे हम जे से दिखाते हैं, और ई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी, पीटी बोलो या पी इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। नोट लिखा है हमने, व्यवहारिक मात्रक के रूप में विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर। यहाँ पे लिखा हमने लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से दिखाते हैं। आपको पता होगा पी बराबर क्या होता है, 1 बटा, आपने पढ़ा होगा पी बराबर 1 बटा एफ, और एफ यहाँ पे क्या होता है, किसमें होता है, मीटर में। एफ किसमें होता है, मीटर में होता है। आपसे पूछता है कि डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो आप याद रखेंगे प्रति मीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक एक हो जाएगा। फोकस का मतलब क्या है, फोकस लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर। जैसे ही एम ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है ना, -1, तो ये क्या हो गया, प्रति मीटर। डायोमीटर किसके बराबर होता है, प्रति मीटर के बराबर होता है कि नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा कुछ और है, बल का मात्रक क्या है, ऐसा मतलब होता है न्यूटन, जिसे हम एल से दिखाते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, जिसे हम जे से दिखाते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, जिसे हम एच जेड से दिखाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, जिसे हम टी से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा था। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यंत्र लिखा है, क्या मापता है वो लिखा है, कैसे जोड़ा जाता है वो लिखा है, प्रतिरोध कैसा होता है वो लिखा है। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। वोल्टमीटर क्या करता है, विभवांतर मापता है, जिसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है कि नहीं, और जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की उपस्थिति पता करता है ना, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, श्वेत प्रकाश किरणें कितने वर्ण वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं या कितने रंग होते हैं, तो याद रखेंगे 7 रंग होते हैं कि नहीं, 7 रंग होते हैं। वही रंग यहाँ पर है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और तारकी, है कि नहीं। यहाँ पे वर्णपट या वर्त विक्षेप किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक फिल्म से गुजरता है तो वह पर्दा पर रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इसमें 7 रंग, 7 रंग, इस इन 7 रंगों को याद करने का ट्रिक क्या है, विबगियो, VIBGI, वी मतलब क्या होता है वॉयलेट, आई मतलब क्या इंडिगो, बी मतलब ब्लू, वी मतलब क्या होता है ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, है कि नहीं। ऐसे याद करो, या हिंदी में बेजा नी
पी ना ला। हिंदी में याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसलिए आप इंग्लिश में पढ़ो, आपको याद इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हमने लिखा है तरंगदैर्घ्य और बिजली, है कि नहीं? लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमने लाल रंग, यहाँ पे लिखा है हमने बैंगनी रंग। यहाँ पे लिखा है लाल रंग, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है कि नहीं? इसीलिए यह सबसे कम विचलित होता है, या झुकना झुकता झुकता या विचलन क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रेल में जो है, रेलगाड़ी में आप देखे होंगे कि जहाँ पे खंभा सब लगे रहते हैं, वहां पे रेड रेड तरह का लाइट लगा रहता है कि नहीं? रेड लाइट लगा, क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसका विचलन कोण क्या होता है? कम होता है। विचलन कोण क्या होता है मेरा? कम होता है, जिससे क्या सॉरी, विचलन कोण कम नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग का क्या होता है? कम होता है, जिससे उसमें विचलन कम होता है, जिससे उसमें क्या होता है? विचलन कम होता है, और अधिक दूर से ही इंसान क्या करता है? रेड कलर को देख पाता है कि नहीं? आप ऐसे लिख सकते हो। वैगनी रंग लिखा है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक इजिली समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है मेरा, विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो याद रखेंगे नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? यहाँ पे टंगस्टन का उपयोग उपयोग क्यों किया जाता है? निम्नलिखित कारण से किया जाता है। उच्च गलनांक के कारण, प्रकाश उत्सर्जन के कारण, उच्च प्रतिरोधकता के कारण, है कि नहीं? ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। उच्च प्रति गलनांक क्या लिखा? टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, जो लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक गर्म होने पर भी यह नहीं पिघलता है कि नहीं? अगला प्रकाश उत्सर्जन, इसमें लिखा है जब बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तंतु बहुत अधिक गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और प्रकाश देने लगता है कि नहीं? उच्च प्रतिरोधकता यहाँ पे लिखा हमने, इसकी प्रतिरोधकता पर्याप्त होती है, जिससे यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है? प्रकाश में प्रभावी ढंग में क्या करता है? बदल पाता है कि नहीं? ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, क्यों हम टंगस्टन का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत बल्ब की संरचना और कार्य। देखो यहाँ पे क्या होता है? विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा रहता है, कांच का आवरण होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है कि नहीं? ये 3 पॉइंट लिखोगे। आपको अगर पता होगा, तो यहाँ पे हमने एक इमेज मिस कर दिया, आप उसे क्या करोगे? आप बना लोगे। ऐसे करके आप क्या करते हो? इमेज बनाते हो, है कि नहीं? ऐसे करके बनाते हो, है कि नहीं? यहाँ पे एक तार डाल देते हो, एक या ऐसे करोगे, ऐसे 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 करके बना लोगे आप, है कि नहीं? मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्या करोगे? इजीली बल्ब का इमेज बना लोगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट आप याद कर लोगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है हमने बल्ब के बारे में बताया है, वो आप ये पॉइंट याद कर लेना 3, उसके साथ एक बल्ब का इमेज बना देना, कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है कि नहीं? आगे हमने लिखा है, नोट में लिखा है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? यह निकेल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हीटर, गीजर और इस्त्री, मतलब प्रेस जो होता है, प्रेस के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसे उच्च प्रतिरोध होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखो, पहले पढ़ो। इसमें लिखा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो आप याद कर सकते हो, किसे उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, लिखा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस पर मिलती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो ये क्यों है उत्तल लेंस? प्रकाश की किरण आई, अब बर्तन में देखो यहाँ पे आ गई, प्रकाश की किरण आई, अब बर्तन में देखो यहाँ पे आ गई, आई यहाँ पर आ गई, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर आ गई, प्रकाश की किरण आई, अब बर्तन में यहाँ पर आ गई। देखो एक खास बिंदु पर मिल रही है ना, मतलब फोकस पर मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। परिभाषा आप एक बार पढ़ लेना, सेम इसी के तरीके से है, या मैं समझाता हूँ यहाँ पे एक बार। तो ऐसे प्रकाश की किरण आती है अगर अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल लेंस में, तो ऐसे क्या होती है? वो बर्तन में ऐसे चली जाती है। अगर सीधी आएगी तो क्या होती है? सीधी निकल जाती है कि नहीं? आपको पता होगा, यहाँ पर प्रकाशीय किरण वो होता है, प्रकाशीय किरण से अगर प्रकाशीय किरण आती है तो सीधी सीधी पार हो जाती है। अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है ना, तो ऐसे करके क्या होता है? लौट जाती है। अगर आप इसे पीछे बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे यहाँ पीछे बढ़ाओगे, इधर भी पीछे बढ़ाओगे, तो देखोगे एक बिंदु फोकस जो है ना, यहाँ से क्या होती है? लग रही है कि प्रकाश की किरणें हमारी निकल रही है, तो क्या हो रही है? एक बिंदु से हमारी फैल रही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे? इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड हो रहा है, इसीलिए परेशान मत होना। अब मैं इसे रिवीजन पर्पज से करवा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी मैं स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर, है ना? यहाँ पे देखो, आधार किस आधार पे हम कर रहे हैं वो बताया है हम। यहाँ पे उत्तल लेंस और यहाँ पे हमने अवतल लेंस लिखा, अपने एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, देखो बनावट कैसा होता है? बीच में मोटा, किनारे पर पतला। बीच में ये क्या होता है? बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा। ठीक है, दूसरा नाम लिखोगे, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं।
आप ये नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे लिखना, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। लिखा है समांतर किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है, तो इसमें लिखना उत्तल लेंस में समांतर, उत्तल लेंस समांतर किरणों को क्या करते हैं, एक बिंदु पर मिला देता है, और अवतल लेंस समांतर किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अवतल लेंस क्या, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब का प्रकार, अवतल दर्पण क्या, सॉरी उत्तल दर्पण लेंस क्या करता है, हमेशा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, ये हमेशा काल्पनिक, उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा, बड़ा या समान हो सकता है, इसमें क्या होता है, हमेशा छोटा होता है कि नहीं। देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, लेंस के दोनों दूसरी ओर है कि नहीं, लेकिन लेंस की उसी ओर, लेंस की उसी ओर, मतलब क्या होता है, लेंस अगर मान लिया जाए उत्तल इस टाइप का लेंस है, तो वस्तु इधर रखोगे तो प्रतिबिंब इस साइड जाके बनती है, इस साइड जाकर प्रतिबिंब बनती है। पर लेकिन इसमें क्या होता है ना, अवतल में नहीं है, अगर इधर रखोगे वस्तु, प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाएगी आपको, ठीक है। ये लिख रहा है मुख्य फोकस, लिखा है वास्तविक फोकस, इसमें फोकस क्या होता है, आभासी होता है, या आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक फोकस बोलते हैं। उपयोग कहाँ होता है, आवर्धक शीशा में, कैमरा में, प्रोजेक्टर में और आंख में, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ है, निकट दृष्टि दोष का चश्मा में, ठीक है। अब याद रखेंगे, उत्तल का दूर दृष्टि दोष के चश्मा में कर सकते हो आप, है कि नहीं, पीछे आपने पढ़ा था, वो भी आप इस पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है विद्युत, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी, याद रखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए लोहे को जिंक से लेपित करने की क्या क्रिया को क्या कहते हैं, हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मेरा 7 होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि पीएच मान 7 मतलब शुद्ध जल है कि नहीं। एक स्केल होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पे क्या होता है मेरा, उदासीन, क्या होता है, उदासीन, ठीक है। इधर मेरा क्या होता है, इधर मेरा होता है क्षारीय, क्षारीय, इधर मेरा क्या हो जाता है, अम्लीय, और अम्लीय क्या हो जाता है मेरा, अम्लीय क्या हो जाता है, अम्लीय, ठीक है। आपको पता होगा 7 से जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, अम्लीय शक्ति बढ़ती जाएगी। अब भस्म में क्या होगा, सॉरी क्षार में क्या होगा, जैसे जैसे आप इधर बढ़ती जाओगे, भस्म की शक्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 NaSCO3 जो भी होता है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, ये ए नंबर होगा, Na2CO3 क्या हो जाता है, Na2CO3। यहाँ पे हमने लिखा है बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। इसका गुण क्या होता है, बेकिंग सोडा के गुण, बेकिंग सोडा के गुण क्या होते हैं, लिखा है ये क्या होता है, सफेद रंग का पाउडर है, हल्का क्षारीय होता है, पानी में घुलनशील होता है, स्वाद में क्या होता है, खारा होता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है, खाना पकाने में, खासकर केक और ब्रेड को फुलाने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में, और अग्निशामक यंत्र में करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा की अभिक्रिया, अगर गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर गर्म करोगे ना आप, तो होगा Na2CO3 बन जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बन जाएंगे, और जल्द साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसके कारण क्या होता है, पाउडर सब फूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमने निकलने वाली CO2 गैस के कारण केक ब्रेड क्या होते हैं, फूलते हैं, ठीक है। देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जब बेकिंग सोडा, तब क्या होता है, जब अम्ल के साथ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या NaCl बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। इसी कारण बेकिंग सोडा पेट की अम्लता को क्या करता है, कि अम्लता को दूर कर अम्लता, अम्लता में क्या होता है, उपयोगी होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा, मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। Na2CO3 रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं। इसका सामान्य नाम क्या है, धोने का सोडा, धोने का सोडा, सोडा। NaSCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग, सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना, चूना पत्थर, या हम इसे ही क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सामान्य नाम में क्या होता है, कास्टिक सोडा। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है अम्ल और क्षार के नाम, है कि नहीं। देखो HCl को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। CH3 वाला को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं या एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाता है, NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। H2SO4 इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं, तो अम्लराज किसे कहते हैं, H2SO4 को। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को। HCl पेट में पाया जाने वाले अम्ल है, तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा कुछ और है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बुझा हुआ चूना का क्या होता है, CaOH2, ठीक है। यहाँ पे लिखा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम CaOH2 बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर या संगमरमर का क्या सूत्र हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CO3 लिखते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, लिखते रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का क्या होता है, रासायनिक रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 हो जाता है, ठीक है।
धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सूत्र क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पोरी पेरिस, जिसे हम पोप बोलते हैं शॉर्ट में, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हाइड हाइड्राइड हाई सॉरी डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, कार्बनिक यौगिक और उसके नाम। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। चीनी का सूत्र, चीनी को हम क्या सुक्रोज बोलते हैं, इसे होता है C12H5O11। मीथेन का सूत्र CH4 बोलते हैं, इसे मार्क गैस भी कहते हैं। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, पीने वाली शराब का में मुख्य घटक है ये। बेंजीन का सूत्र C6 होता है, यहाँ पे सॉरी C6H6 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, इसका सूत्र KMnO4 होता है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही सब हमने कंपाइल किया है, ठीक है। हमने ऐसा कुछ नहीं कंपाइल किया जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको सब कुछ मेरे जो मैं ये 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, आपके साइंस में इसी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको इजीली बन जाएगा 26 के पेपर में, ठीक है। टेंशन मत लो, आप इजीली बस इसे पढ़ो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। क्या ऑप्शन दिया है? सोडियम को काट सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, साथ साथ लिथियम और पोटेशियम को भी हम क्या करते हैं चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। मुलायम होता है इसे हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मिट्टी के तेल में भंडारण, मिट्टी के तेल में भंडारण मतलब लिखा है हमने यहाँ पे सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ये ऐसे करके आप लिख दोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 7, 9, 15, 18, 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। यहाँ पे लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा 1913 में दिया गया, ठीक है। यह नियम क्या था? नियम जो दिया था इसमें लिखा था तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। स्टेटमेंट ये थे, आपको लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी की स्टेटमेंट क्या थे, तो आप ऐसे लिखोगे तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन इसके पहले मेंडलीफ, अब मोजले से पहले कौन थे? मेंडलीफ थे। इसकी सारणी जो है इसमें क्या बोले थे? तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ग और आवर्त के बारे में बताते हैं। यहाँ पे लिखा है आवर्त सारणी में दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। दूसरा क्या बोलते हैं? हम आवर्त। अवर सारणी में उदर्ग स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उदर्ग स्तंभ वर्ग कहते हैं, ठीक है। जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। लिखा है एक ही वर्ग के सभी तत्वों बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, मैं आगे कहीं पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। लिखा है इसी कारण यह वर्ग के तत्वों में रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा कहना है, आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा तो आपको अगर मान लिया एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर एक है, उसमें जितने भी तत्व है ना उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर मान लिया जाए, चलो मैं समझाऊंगा किसी में, अब मैं अभी शॉर्ट में समझा, आप समझ लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा अगली जब वीडियो लाऊंगा उसमें पीरियोडिक टेबल लिख के लाऊंगा, उसके बाद मैं वहां पे पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है हमने आवर्त। लिखा सारणी में जो क्षैतिज क्षैतिज मतलब होता है जो ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके, इसकी संख्या कितनी है? हमारी 7 है। इसकी संख्या क्या है? 7 है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जैसे जैसे हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है और कोषों की संख्या वही रहती है। कोषों की संख्या क्या रहती है? वही रहती है, ठीक है। देखो ये सब जो पॉइंट है ना, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक क्या करूंगा, पीरियड टेबल लाके मैं उससे आपको समझ। अब ऐसा कह रहा है कि अगर मान लिया जाए आप ऐसे करके जा रहे हो ना, तो इसमें क्या होती है ना, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो क्या परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन कोषों सेल की संख्या जो क्या होती है ना, वो ऐसी दो ही रहती है। अगर मान लिया दो है ना, तो दो 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 ही रहेंगे। सेल की संख्या, कक्षों की संख्या क्या रहेगी? दो ही रहेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो दोस्त मेरे, कक्षा वगैरह ये सब बहुत डिटेल की चीजें हैं, उतनी डिटेल में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। लंबी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बहुत स्पीड के साथ आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप अच्छे से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। लेकिन 30 जब मैं जो अभी 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं 15 क्लास होते होते आपकी सारी साइंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरे साथ आप जुड़े रहो, ठीक है। देखते रहो बस, है ना। 2 बार 3 बार देखो। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप हमें बता देना, मैं क्या करूँगा कमेंट बॉक्स में पीडीएफ भी आपको पिन कर दूंगा, आप वहां से इजिली पढ़ पाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, देखो। वर्ग एक का नाम है क्षार धातु। वर्ग 2 का नाम है क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 11 का नाम है सिक्का धातु, है कि नहीं। वर्ग 17 का नाम है हेलोजन। वर्ग 18 का नाम है उत्कृष्ट गैस। आपसे पूछा जाता है उत्कृष्ट गैस की वर्ग कौन सा? 18। हेलोजन का वर्ग क्या हो जाता है? 17। क्षार धातु का वर्ग 1।
क्षार मिर्जा धातु को और क्या हो जाए तो लिखा है क्षार धातु लिखा है, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपको पता है ना। ये सब जो है इसे हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये क्या हो गए बाहर में रहेंगे तो आग पकड़ लेंगे इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, वर्ग नंबर 1 में आ जाते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु लिखा है, इसकी संयोजकता 2 होती है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ पे मैं संयोजकता एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा, देखो अगर कक्षा भरा होगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। देखो 8 2 10, यहाँ देखो परमाणु संख्या 13 होते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाती है 13। तो पहले कक्षा में आप 2 भरोगे, अगले में हम 8 भरते हैं, उसके बाद क्या 3 बच गए, तो बाहरी कक्षा में कितने हो गए 3 हो गए। तो ये हमारी क्या हो जाती है संयोजकता हो जाती है, 3 हमारी क्या हो गई संयोजकता हो गई, ठीक है। याद रहेंगे आपको, ठीक है। लेकिन देखो संयोजकता में और कुछ होती है, ठीक है, मैं दो धीरे धीरे आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो आगे मैं बताता हूँ इसमें। देखो इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आते हैं, ठीक है। तो हेलोजन में कौन आता है, ये अत्यधिक अ- अधात्विक और अभिक्रियाशील, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाते हैं हैलोजन ग्रुप में, ठीक है। उत्क्रिय गैस ये जो है ना, ये ये रासायनिक रूप से क्या निष्क्रिय होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या होते हैं अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है ब्लॉक के बारे में, यहाँ लिखा है अपने ब्लॉक के बारे में, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरी सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ, है कि नहीं। एस ब्लॉक में 1 और 2 आते हैं वर्ग, पी ब्लॉक में 13 से 18 तक के, 13 14 15 16 17 18 तक के आ जाते हैं, डी ब्लॉक में 3 से 12 तक के आ जाते हैं ना। इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक सारणी के नीचे दी गई दो पंक्तियां लेंथेनेट और एक्टिनेट होती है। आवर्त सारणी मेरे दोस्त आपको देखे होंगे तो आपको पता होगा, लास्ट में क्या रहता है, 2 लाइन रहते हैं नीचे में, जिसे हम लेंथेनेट और एक्टिनेट कहते हैं। याद रखने योग्य बातें क्या है, यहाँ पे लिखा सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त होता है, जिसमें केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आवर्त छठा और सातवां आवर्त होता है, जिसमें 32 तत्व होते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस वर्ग 18 में रखी गई है, क्योंकि यह उनका कोई बाहरी कोष पूर्ण होता है। इसकी क्या होता है, इनका बाहरी कोष क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ परमाणु संख्या लिखा है, और इसके हम संकेत लिखे हैं, और इसके हम क्या लिखे संयोजकता लिखे, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको याद इतने इंपॉर्टेंट 20 याद रखने चाहिए, कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिखा वो भी याद रखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमीनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, इसके नियम स्टैटिक, और सॉरी ज्यादा चल गया, मैं इसके नियम तक नहीं जाना आपको। 20 तक आप याद रखोगे। उसका लोहा का याद रखोगे, संकेत क्या होता है Fe, परमाणु संख्या 26, कॉपर या कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, संकेत Cu, परमाणु संख्या 29, जिंक जिसका संकेत क्या होता है Zn, परमाणु संख्या 30, चांदी संकेत Ag, परमाणु संख्या 47, सोना संकेत Au, परमाणु संख्या 79, पारा संकेत क्या होता है Hg, और क्या होता है परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। आपको जो लिखा है वो क्या है, बहुत ही भीविया है, आपके एग्जाम में डिट्टो टू डिट्टो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए आप इसे अच्छे से करना। अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन आ रही होंगी तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल लाके मैं वहां पे आपको समझा दूंगा किसी अगले क्लास में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो याद रखेंगे लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म मतलब उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार बनते हैं, क्या बनता है लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है HCl और NaOH, क्या बनाता है NaCl और H2। देखो ये क्या है मेरा अम्ल है, ये क्या है मेरा क्षार है, ये क्या है मेरा लवण है, और H2 क्या है मतलब जल है, कोई दिक्कत। आप उदासीकरण अभिक्रिया के लिए एक एग्जांपल भी याद रखना है, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। देखो यहाँ पे अभिक्रिया लिखा है, वाला लवण लिखा है, पीएच मान लिखा है उसका हमने यहाँ पे। देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो उदासीन लवण बन जाते हैं, और उसका पीएच मान क्या हो जाता है 7 हो जाता है, ठीक है। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बन जाएंगे, ठीक है। तो आप बताओ, अगर अम्ल क्या प्रबल मतलब होता है मजबूत, अगर प्रबल अम्ल है तो क्या होंगे अम्ल का ज्यादा वहां पे रहेगा ना, मतलब अगर कोई चीज ज्यादा मौजूद है तो उसी का स्थान रहेगा वहां पे। जब दोनों अभिक्रिया करेगी तो अम्ल ज्यादा प्रबल है तो ये क्या करेगा अपना गुण धारण कर लेगा, इसीलिए इसका मान क्या होगा, आपको पता है अम्लीय गुण होने के लिए पीएच मान क्या होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। देखो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, यहाँ पे क्षार मजबूत है तो क्षार अपना स्थान रखेगा, है कि नहीं। तो क्षार बनने के लिए क्या होना चाहिए पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, यहाँ पे हमने लिखा है प्राकृतिक स्रोत और पाए जाने वाले अम्ल। पाए ये जो अम्ल है कहाँ पाए जाते हैं, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है सिरका, सिट्रिक या सैट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है संतरा, सिट्रिक सैट्रिक अम्ल का ये स्रोत क्या है नींबू। ये दोनों है ना संतरा और नींबू जो है ना इस दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल, खट्टा खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। मेटल का डंक में क्या होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। सेब में क्या होता है मैलिक अम्ल होता है। अमरूद या आंवला में क्या होता है स्कर्बिक अम्ल या विटामिन सी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे होंगे आप।
अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है अम्ल क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है अम्ल क्या है। सामान्य शब्दों में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और आर्हेनियस ने परिभाषा दिया था, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। प्रमुख विशेषता लिखा है, अम्ल की प्रमुख विशेषता में लिखा हमने यह क्या करता है, नीले लिटमस पदार्थ को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण में हमने क्या लिख दिया, HCl, HCl लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक, ठीक है। भस्म क्या है, लिखा है समान शब्दों में भस्म वे पदार्थ है जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा या तीखा होता है, और छूने पर क्या होता है, साबुन जैसा चिकना लगता है, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, ठीक है, होता है बस हो गया, ठीक है। लेकिन आर्हेनियस इसका परिभाषा क्या देता है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH- आयन प्रदान करता है। इसकी विशेषता क्या होती है, यह लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है। अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, और ये जो है लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है, ठीक है। पीएच मान 7 से कम होता है। एग्जाम्पल में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्षार और भस्म में अंतर। क्षार और भस्म में अंतर बहुत को कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे अक्सर छात्र में भ्रमित हो जाते हैं, याद रखें। कैसे, देखो भस्म क्या होता है, हर वह पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर दे। भस्म क्या होता है, वो हर वह पदार्थ जो क्या करे, अम्ल को उदासीन कर दे, भस्म कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। नोट करके लिखे, सभी क्षार भस्म होते हैं। जो भी क्षार है वो क्या हो जाएंगे, भस्म तो हो ही जाएंगे, तो लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी भस्म पानी में क्या होते हैं, घुलनशील घुलते नहीं है या घुलनशील नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है अम्ल भस्म, ठीक है। यहाँ पे हमने अम्ल और भस्म में अंतर लिखा, अम्ल भस्म में हम क्या लिखा, अंतर। देखो इसका स्वाद क्या होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ये क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल क्या करता है, नीले रंग को लाल कर देता है, यह लाल को नीला कर देता है। यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से कम होता है, इसका 7 से अधिक होता है। यह क्या होता है, जलन पैदा करता है, यह साबुन जैसा चिकना लगता है, ठीक है। अम्ल और भस्म में अंतर अगर आपसे पूछे तो आप एग्जाम में ऐसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। अभी आपने पढ़ा आयरन कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। 23 पे क्या आते हैं, वेनेडियम, वेनेडियम 23, क्रोमियम क्या हो जाते हैं 24, मैग्नीज क्या हो जाते हैं 25, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अभी भी पढ़ा, इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, तो आपको याद होगा संतरा नींबू में पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। अभी हमने पीछे पढ़ा है आपको, ठीक है। तो लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अधातु क्या हो जाते हैं, ब्रोमीन, अधातु में क्या आ जाते हैं, पारा। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, धातु हो जाएंगे पारा, और अधातु में आ जाते हैं ब्रोमीन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है श्रेणी, यहाँ पे लिख रहा है समान अवस्था, यहाँ पे लिखा हमने अपवाद। यहाँ पे धातु जो होता है हमें सामान्य ठोस रहते हैं, लेकिन पारा क्या है, अपवाद है, या क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अधातु समानता क्या रहता है, ठोस या गैस अवस्था में रहता है, पर ब्रोमीन यह क्या रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। यहाँ पे हमने और कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, आयोडीन, यह एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। आपको पता होगा धातु चमकीला नहीं, अधातु चमकीला नहीं होता, पर ये क्या है, अपवाद है, चमकीला होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। यह कार्बन का एक अपरूप अधातु है, फिर भी यह क्या करता है, विद्युत का सुचालक करता है। आपको पता होगा धातु और अधातु के अंतर में, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं पर अधातु नहीं होते। अधातु यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी यह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ये क्या है, अपवाद में है, ठीक है। हीरा, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह भी एक क्या है, अधातु है। देखा सोडियम और पोटेशियम, यहाँ लिखा हमने, ये ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था ये पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है गुण, धातु और अधातु। यहाँ धातु अधातु में हम अंतर लिखे हैं। ये समान क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अपवाद में हमने क्या लिखा, पारा। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। अपवाद में हम क्या लिखा, ब्रोमीन, इसे विशेष धात्विक चमक होती है। ये अक्सर धूमिल होती है, ठीक है। अपवाद में आयोडीन, आयोडीन चमकीला होता है। ये उष्मा और विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये उष्मा और विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट सुचालक होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा आपको, ये क्या होता है, पीट कर चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्ता के बारे में क्या है, इसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, पीटने पे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तन्यता, इसमें खींचकर तार बना सकते हैं, पर ये तार तन्यता का गुण नहीं होता। ध्वनिकता क्या होता है ना, ध्वनि कैसे, मतलब ध्वनि के बारे में लिखा है इसमें, लिखा है इन्हें टकराने पर गूंजने वाली आवाज निकलती है, पर इनमें ऐसी कोई आवाज नहीं निकलती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्या है, आयन बनने की प्रकृति, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, आपने पीछे जो पढ़ा ना, पीछे जो पढ़ा था वो क्या था, धातु और अधातु का, धातु और अधातु का भौतिक भौतिक गुण में अंतर, अंतर, और यहाँ पे आप रासायनिक, रासायनिक गुण में अंतर पढ़ोगे, ठीक है। देखो पहले लिखा है आयन बनने की प्रकृति, ठीक है। लिखा है धातु
धातु विद्युत धनायन होती है, ये अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम क्या करता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन दान करके बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत पॉइंट मेरे दोस्त याद कर लें, इसके पीछे लॉजिक है कैसे होते हैं, पर नहीं समझा सकता, टाइम लगेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, आपके काम के इतने हैं, बस उतने ही करो। ठीक है, अधातु क्या होते हैं? अधातु विद्युत ऋणायन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऐसे आपने लिख, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl- बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखो, धातु धातु क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और लाल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, एग्जाम्पल में लिखा है 2Mg, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ना, ये उदासीन ऑक्साइड बनाती है ना, ये अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। इसके ऑक्साइड नीले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लाल कर देता है। लेकिन आप याद रखेंगे मेरे दोस्त, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आप ये बात खास करके मेरा याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखा है, जल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है ना, सक्रिय धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु के हाइड्रा ऑक्साइड या ऑक्साइड बनाते हैं। देखो यहाँ पर 2Na जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, 2NaOH, और H2 गैस क्या क्या मुक्त कर दिया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना। देखो यहाँ पे क्या बना दिया, OH मतलब ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, और हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया, यहाँ पर मुक्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा अधातु समानता जल या भाप के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती। आपको इस 2 पॉइंट में, इस साइड आप धातु और इस साइड क्या करोगे, आप अधातु लिख दोगे। उसके बाद 1 नंबर पॉइंट में ये लिख दोगे, धातु में अधातु में ये, 2 नंबर में ये, 2 नंबर में ऐसे करके ये वाला लिख दोगे, 3 नंबर में ये वाला, ऐसे करके आप लिख दोगे। ठीक है, देखो चौथा में लिखा है हमने, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ धातु जो है ना, धातु तनु अम्ल, तनु अम्ल को क्या, HCl या H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। Zn अगर HCl के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बना देता है, ZnCl2, और H2 गैस क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। अधातु क्या होता है, अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती या निकाल नहीं पाती। ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु क्लोरीन के साथ मिलकर आयनिक क्लोराइड बनाती है, जो ठोस और उच्च गलनांक वाले होते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाती है। ठीक है, अधातु अधातु क्लोरीन के साथ मिलकर सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, धातु में क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अधातु के बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम धातु कह देंगे, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम अधातु कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। वो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है SHORT, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, गुण आवृत्ति ऑक्साइड अम्लों के साथ जलों के साथ बंध। देखो आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन बनाता है। ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये H2 गैस मुक्त करता है, ये या कोई अभिक्रिया नहीं करता है। H2 गैस और हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है, अभिक्रिया क्या करती है, नहीं करती है ना, जल के साथ अभिक्रिया नहीं, जल के साथ क्या करती है, धातु H2 अभिक्रिया करती है, H2 गैस और हाइड्रोक्साइड बनाती है, या अभिक्रिया नहीं करती। बंद क्या होते हैं, आयनिक बंद बनाते हैं या संयोजक बंद बनाते हैं। ये आपको शॉर्ट में हो गए, शॉर्ट आप इसे दिमाग में रखोगे, जो हमने लॉन्ग करके लिखाया था वैसे करके आप एग्जाम में लिख सकते हो इसलिए। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी हो, इसलिए। ठीक है, वो हम आगे बढ़ता है, बढ़ते लिखा है यहाँ पे, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। देखो एक बार, देखो यहाँ पे लिखा है सामान्य नाम आईयूपीएसी, सूत्र मुख्य स्रोत। ठीक है, देखो फॉर्मिक अम्ल, आईयूपीएसी नाम होता है मेथोनोइक अम्ल, तो यार क्या लगाओगे आप, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, HCOOH। ठीक है, इस ये कहाँ से, मेथोनोइक अम्ल जो है कहाँ से मिलते हैं, चींटी के डंक में मिलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल से आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, CH3COOH सूत्र होता है सिरका, मुख्य स्रोत क्या है इसका, सिरका। ठीक है, लेक्टिक अम्ल इसे क्या बोलते हैं, टू टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, सूत्र क्या होता है C3H6H3, ये मिलता कहाँ है, दही खट्टा दूध में। इसे आप छोड़ देना, नहीं याद रहेंगे आपको। ठीक है, छोड़ देना, आप एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, परेशान मत होना। टार्टिकम, इसका रासायनिक आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप बस ये याद रखना। सूत्र क्या होता है, C4H6O6 होता है। इमली और अंगूर क्या है, इसका स्रोत है जिसमें टार्ट्रिक अम्ल हमें मिलता है। सिरका मेरा स्रोत है जिसमें हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। दही या खट्टा दूध, दही दूध जो है उसमें हमें क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और इंपॉर्टेंट लिखे हैं, HCHO इसे क्या बोलते हैं, इसे हम, इसका सामान्य नाम यहाँ पे हमने लिखा है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मेथेनोइक, आईयूपीएसी नाम हो गया। एथे
एथेनेल आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3CHO, ठीक है। CH3CHO, CH3C डबल HO, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइकम, ठीक है। सामान्य नाम और सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम थोड़ा क्या करना, आप एक बार इसे क्या करना मेरे दोस्त पढ़ लेना, ठीक है। दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आप याद रखेंगे जल के परिवहन के लिए। फ्लोएम फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन के परिवहन के लिए। यहाँ पे हमने जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखा है, ठीक है। देखो मुख्य कार्य में हमने क्या लिखा है? जल से पत्ती तक लिखा है, जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाता है। पत्तियों में बना भोजन दूसरे पौधों तक, पूरे पौधे तक क्या करता है? पहुंचाता है। परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर एक दिशा होता है, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे दोनों तरह के दिशा में क्या करते हैं ये फ्लोएम क्या करते हैं? जाते हैं। उत्तक का प्रकार, जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, इस दोनों में अस्थायी उत्तक मतलब उत्तक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जटिल अस्थायी, इसमें उत्तक क्या होता है? जटिल अस्थायी होते हैं। कोशिकाएं अधिकांश कोशिकाएं मृत रहती है, इसकी अधिकांश कोशिकाएं क्या रहती है? जीवित रहती है। घटक तत्व इसमें होता है, देखो ये पॉइंट छोड़ देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। दीवार की प्रकृति इसकी दीवार की प्रकृति क्या होती है? मोटी होती है, और क्या होती है? लिग्निक युक्त होती है, ठीक है। पतली लिग्निक रहित रहती है, ठीक है। पौधे को सहारा सहारा देता है, सहारा नहीं, यही पॉइंट भी छोड़ देना, कोई दिक्कत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में आवश्यकता होती है, ठीक है। स्थिति क्या होती है? संवहनी, ये भी छोड़ देना मेरे दोस्त, ये भी पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। जो देखो ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ठीक है। और ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप लिख दोगे एग्जाम में, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल की जरूरत भी होती है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल की भी जरूरत है, मतलब डी इज द राइट आंसर इनमें से सभी, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे हमने लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए 4 प्रमुख घटकों की आवश्यकता होती है, जिनकी विवरण नीचे दिया है। लिखा है क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है, सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होता है, जल का भी आवश्यकता है। लिखा है यह पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है। क्या हरा वर्णक है? इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करना होता है। बिना क्लोरोफिल के पौधे सूर्य के प्रकाश को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल के ही कारण ही सूर्य का प्रकाश को क्या करता है? ये पत्तियां जो है एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। जल जो है पौधे अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी के जल अवशोषित करते हैं, जल के अणु टूटकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जल के जो अणु टूटकर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो आपसे पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आते हैं? तो जल के अणु टूटकर ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए आप प्रकाश संश्लेषण का आप रिएक्शन याद रखेंगे, 6CO2 12H2O, है ना, बनाते हैं C6H12O6, 6O2 + 6H2O, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। स्वपोषी किसे बोलते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें क्या हरे पौधे या कुछ क्या होते हैं? जीवाणु आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आगे में लिख दिया प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा या किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? एग्जाम के लिए आप ऐसे याद करोगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को भोजन भोजन को ग्लूकोज बनाने और ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रिएक्शन सेम वाला पिछले वाला यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है पत्ती में, जल जरूर द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, ये सब क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं मेरे दोस्त? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे हमने मानव हृदय क्या है सचित्र वर्णन किया, आपको एक चित्र बनाने होंगे। यहाँ पे जो हमने लिखा है आप इसे हूबहू पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे समझाने वाली कोई चीज खास है नहीं जो कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करके एग्जाम हॉल में जाके लिख देना है एक अच्छे से, बस आपको इमेज साफ सुथरा बनाना है, उसमें नामांकन कर देना। इमेज आप दूसरा भी बना सकते हो, मैं ये क्या गूगल से यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। आप बुक से जैसे भी हो आप एक अच्छा सा इमेज बना के उसके सब कुछ का नाम लिख देना, और ये जो है एक्सप्लेनेशन नीचे में लिख देना। आपको नंबर 5 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल के लिए आप भी क्वेश्चन है, 2026 में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना मेरे दोस्त, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम लगेंगे। आप मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, आप इसे पढ़ लेना घर पे, ठीक है। अगला मेरा लिखा है रक्त क्या है? रक्त आप याद रखें एक ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक है, ठीक है। देखो यहाँ हमने रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा लिखा है। रक्त मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग प्लाज्मा, दूसरा भाग रक्त कणिका, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का तरल भाग है। 90 55% क्या है? तरल भाग है। इसमें 90% जल होता है और शेष भाग प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स होते हैं। रक्त कणिका, ठीक है, यह रक्त का ठोस भाग है जो 45% होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कणिका का नाम, प्रमुख कार्य और विशेष बिंदु। रक्त कणिका
लाल रक्त कणिका, इसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, आरबीसी ले जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त लाल दिखता है ना। तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है, रक्त लाल दिखती है। श्वेत रक्त कणिका जिसे हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, रोग रक्षक, रोग से क्या करता है, रोग से लड़ने में ये सहायक होता है, ठीक है। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये कीटाणुओं को क्या करते हैं, लड़ते हैं, कीटाणुओं से लड़ाई करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसे क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना, है ना। मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाता है। चोट लगने पर खून को बहने से क्या करते हैं, रोकने में क्या करते हैं, ये मदद करती है, ठीक है। थक्का जमाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं। देखिए, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, पोषक पदार्थों का वितरण, तापमान नियंत्रण, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, ठीक है। गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। पोषक तत्वों का वितरण, बचे हुए भोजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन पता, रक्त ही पहुंचाता है मेरा। तापमान ने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन अंग जैसे किडनी तक पहुंचा देता है, ताकि क्या करे, किडनी तक पहुंचा कर, ताकि मैं टॉयलेट कर पाऊं, यूरिन निकल पाए मेरा, ठीक है। आगे लिखा है, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम मार्क फैक्ट क्या है, लिखा है यहाँ पे, रक्त का पीएच वन आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, पीएच वन क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन या लोहे की कमी से एनीमिया होता है। तो याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। रक्त का थक्का, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, सहायता करता है। अब याद रखेंगे, रक्त का थक्का कौन जमाता है, प्लेटलेट जमाता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, उनकी से कहते हैं, आप याद रखें, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिछले हम जो वीडियो करवाए थे उसमें हमने ये सब बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमने इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है मेरा कि प्राग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और प्रागकण, क्या होते हैं, प्रागकण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये को एक्सप्लेन किया, एक बार आप इसे पढ़ो। लिखा है, पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है, नर का जनन अंग है। नर जनन अंग किसे कहते हैं, पुंकेसर को। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है, इसके मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, परागकोश, दूसरा भाग होता है पुतंतु, ठीक है, कि पुतंतु, ठीक है। परागकोश क्या होता है, यह पुंकेसर के ऊपरी सिरे पर स्थित एक थैली जैसी संरचना होती है। इसके अंदर परागकण का निर्माण हो और भंडार होता है, ठीक है। पुतंतु क्या होता है, पुतंतु क्या होता है, यह एक ठंडल जैसी संरचना होती है जो परागकोश को आधार प्रदान करती है, ठीक है। बाह्य, आप जो ऑप्शन जो इसमें लिखा है ना, ऑप्शन जो इसमें लिखा है वो हम इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बाह्य दल क्या होता है, ये फूलों के हरे पत्ते होते हैं। इनका मुख्य काम कली कली की अवस्था में फूल की रक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण करना होता है। अंडाशय, यह फूल के मादा भाग, फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, याद रखेंगे। फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। का निचला फुला हुआ हिस्सा है, इसके अंदर बीजांड होते हैं, इसके अंदर बीजांड जो बाद में बीज बनते हैं। अंडप किसे कहते हैं, यह फूल के संपूर्ण मादा जनन अंग को कहते हैं, ठीक है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय शामिल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त समझ रहे होंगे। मैं चित्र के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, टाइम लग जाएंगे, इसीलिए आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैं इतना करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बस आप उतना करो, ठीक है। मैं इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस की उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब पहले पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। आप अच्छे स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, परागकण और परागन, ठीक है। पराग कोश के अंदर मौजूद परागकण सूक्ष्म संरचना होती है जिनमें नर युग्मक होते हैं, ठीक है। प्रक्रिया लिखा है, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो वह फट जाता है और परागकण बाहर निकल जाता है, परागकण बाहर निकल जाता है। जब ये परागकण हवा, पानी या कीटों के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, जीन शब्द किसने दिया था, ठीक है। यहाँ वैज्ञानिक हम लिखा है, इसके मुख्य योगदान और अवधारणा है। देखो, मेंडल जो है ना, इसे अनुवांशिकी के जनक कहते हैं, ठीक है। इसमें मटर पौधे पर प्रयोग किया और बताया कि लक्षण कारकों द्वारा अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, कारकों को ही जीन बोलते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे जोहानसन के बारे में लिखा है, 1909 में जीन शब्द दिया, साथ ही उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द भी प्रयुक्त किया। देखो, मेंडल जो है ना, जीन को पहले क्या बोलते थे, कारक बोलते थे, और ये जो है ना, जोहानसन क्या गया 1909 में, कारक को ही जीन कहने लगा, ठीक है। लेमार्क, लेमार्क को क्या होता है, लेमार्क बात या अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जीवन जिन अंगों का अधिक अधिक उपयोग करते हैं वे विकसित हो जाते हैं। अगला लिखा है डार्विन, डार्विन जो है ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक भी लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ, इस जो है मंडल चार्ट लिखा है,
जो चार जो आपके सामने यहाँ पे मंडल लिख रखे हैं, इसमें कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो सबसे पहले जानना है कि ओजोन परत क्या है। लिखा है ओजोन परत। ओजोन परत सूत्र क्या होता है? ओजोन परत O3 के अणुओं से बनी यह परत पृथ्वी के वातावरण के स्ट्रोपोस्फियर, है ना, समताप स्ट्रोपोस्फियर क्या होता है? समताप मंडल में पाई जाती है। यह धरातल से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ओजोन परत का महत्व या पृथ्वी का सुरक्षा। लिखा है ओजोन परत का क्या महत्व? देखो ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारी परावैंगनी किरण, है ना, किरण को क्या करता है? सोख लेती है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पहुंची तो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों की वृद्धि में रुकावट जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है। ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, कैसे हो रहा है वही यहाँ पे सीखने लिखा है। आज के समय मानवीय गतिविधियों के कारण ओजोन परत पतली होती जा रही है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। स्रोत क्या है? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे निकल रहे हैं? एयर कर एसी से, फ्रिज से और अग्निशामक यंत्र से। ठीक है। सीएफसी में मौजूद क्लोरीन गैस ओजोन अणुओं O3 को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देती है। इस पर कोई खास पॉइंट है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इतना बताया वो आप उम्मीद करते हो आप समझ रहे होंगे। ठीक है। कोई दिक्कत तो आप इस हिसाब से देख लेना, इसमें कौन सा सही होगा आप लगा लेना। ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल। ये जो वातावरण के चार मंडल रहते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल। देखो यह सबसे निचली परत है। ठीक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती है। ठीक है। समताप मंडल, ओजोन परत। लिखा है ओजोन परत यही होती है ना, स्ट्रोफियर में होती है या समताप मंडल में होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए यह सबसे आदर्श पाया गया है, मतलब सबसे अच्छा परत है कि नहीं? जो है आयन मंडल, यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, जिससे रेडियो और टीवी संचार संभव हो पाता है। वायुमंडल क्या होता है? यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जहां हवा बहुत पतली होती है। ठीक है। याद करने योग्य बिंदु है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। नुकसान पहुंचाने वाले का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बचाव का उपाय जो है, मॉन्टियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत CFC को उपयोग को कम करना था। ठीक, कम करना मतलब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना आयोजन हुआ, उसमें क्या कहा गया? CFC को क्या किया जाए? कम उपयोग किया जाए, ताकि क्या हो सके? ओजोन परत बचा रहे मेरा। ठीक है। वो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे पड़ेंगे मधुमेह रोग होते हैं। ठीक है। पीछे वीडियो में भी हमने बताया था। ठीक है। देखो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है। ये जो है किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, है ना। ठीक है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। गोनापन वृद्धि हार्मोन की कमी से, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जाइगेंटिज्म। ठीक है। ये जो है शरीर बहुत विशाल बन जाता है ना, वो क्या होता है? वृद्धि हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, जो कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि से ही क्या होता है? ये निकलता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मलेरिया, इंपॉर्टेंट कुछ मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। एड्स, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है ना। टीबी, टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होने वाला फेफड़ों का रोग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो विटामिन से संबंधित कुछ रोग लिखा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिक्टेक्स रिक्टेस रिकेट्स रिकेट्स होता है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। ठीक है। मुख्य लक्षण क्या है? कम रोशनी, रात में कम दिखाई देना। ठीक है। बेरी बेरी अगर मान लिया जाए विटामिन बी की कमी है तो कमजोरी और तंत्रिका तंत्र की समस्या होगी। विटामिन सी की कमी है, ये समस्या होगी। ठीक है। विटामिन डी की कमी है तो हड्डी कमजोर और टेढ़ी होती जाएगी। ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखा, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। खनिजों की कमी से कौन सा रोग होता है? लिखा है एनीमिया। एनीमिया जो होता है ना, आयरन की कमी से होता है। इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो हो जाती है, जिससे शरीर में क्या है? तो कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही क्या होता है? हमें एनीमिया रोग होता है। हड्डियों की कमजोरी, यह कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है, हड्डियों की कमजोरी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का क्या करता है? अनुरक्षण करता है, तो देखभाल। अगर मस्तिष्क पास जो भी है, देखो यहाँ पे पहले पढ़ो, आप इजीली फिर जवाब दे पाओगे इसका। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मानव मस्तिष्क से मुख्य भाग और उसके कार्य। ठीक है। मानव मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य भाग है। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क आता है। ठीक है। कार्य क्या होता है? सोचना, समझना, तर्क करना, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र यही है। ठीक है। अग्र मस्तिष्क इन सभी का केंद्र है। ठीक है। यह हमारी ऐच्छिक क्रिया, जैसे हाथ उठना, बोलना को क्या करते हैं? नियंत्रित करना। ऐच्छिक क्रिया जो होती है, जो आप चाहते हो, हाथ उठना, बोलना, सुनना, ये सुनना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, जो आप कर सकते हो, है ना।
जो आप एक चीज एक्चुअली मतलब अपनी इच्छा से करते हो ना, उसे क्या करता है, अग्र मस्तिष्क क्या करता है, कंट्रोल करता है। मध्य मस्तिष्क क्या हो, यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का एक छोटा सा भाग है। कार्य क्या करता है, यह मुख्य रूप से देखने और सुनने की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, देखना सुनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे लिखा है पश्च मस्तिष्क। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेंडुला। ठीक है, यह शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। शरीर की स्थिति और संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क। कौन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क बनाए रखता है। ठीक है, देखो बनाए रखता है, उदाहरण के लिए एक सीधे रेखा में चलना, साइकिल चलाना या पेंसिल उठाना, इसी सभी की मैं क्या करता मदद से संभव है। इन्हीं की मदद से क्या, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क की मदद से क्या है, संभव है। पॉन्स यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। पॉन्स क्या करता है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। मेंडुला क्या करता है, यह अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार आना और वमन उल्टी को क्या करता है, नियंत्रित। मेंडुला क्या करता है, ये देखो इन सब क्रिया को जो अनैच्छिक क्रिया है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं, लार मुंह में लार आता है तो उसे आप थोड़ी ना रोक सकते हो। ठीक है, वमन उल्टी आता है उसे थोड़ी ना रोक सकते हो आप। ठीक है, इन सबको नियंत्रित कौन करता है, मेरा मेंडुला कर नियंत्रित करता है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखा है यहाँ पे हमने लिखा है मस्तिष्क भाग है, या मस्तिष्क भाग है, यहाँ पे उसका मुख्य का लिखा है, शॉर्ट में लिखा हमने प्रमस्तिष्क। इसका मुख्य है बुद्धि, स्मृति और सोचने की केंद्र। अनुमस्तिष्क शरीर संतुलन और ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय। मेडुला क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, इसका क्या करता है, या नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास और तापमान का क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ हम प्रश्न लिखे हैं, सीधी रेखा में चलने किसके कारण संभव है, तो अनुमस्तिष्क के कारण संभव है। अनैच्छिक क्रिया जो हृदय की धड़कन या पाचन जैसी क्रिया कौन नियंत्रित करता है, याद रखेंगे, मेडुला नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और तापमान को क्या करता है, केंद्रित करता है, मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे बहुत भी आया है। ठीक है, ये जो है ना मेरा, जो है ना, मानव मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का क्या है, चित्र है। अब इस चित्र को याद रखेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा था, मानव चित्र, मानव मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। कार्य वर्णन सब हमने पीछे बता दिया, यहाँ पे हमने चित्र यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, आप चित्र और उन जो पीछे हमने बताया वो सब कुछ लिख दोगे आप, तो आपको 5 नंबर इजिली मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मानव मस्तिष्क की सचित्र वर्णन करें। ऐसे चित्र बना लोगे और पीछे जो हमने बताया मानव मस्तिष्क के बारे में, सब कुछ उसी सीक्वेंस में क्या करोगे, आप लिख दोगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लास्ट था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन की सीरीज जो है आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको इसी तरीका का कंटेंट और प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।